हाँ तो हेलो मेरे प्रिय मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, मेरे दिलों की धड़कनों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी भरपूर तरीका से करते होंगे। चलिए मेरे दोस्तों, आज हम सोशल साइंस के नए एपिसोड सेट नंबर 8। आज नए एपिसोड सोशल साइंस सेट नंबर 8 के तमाम एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव देखेंगे। सिलेक्टेड 80 ऑब्जेक्टिव देखेंगे क्या, क्योंकि हम लोग मॉडल सेट को देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग मॉडल सेट को देख रहे हैं और आज 8 नंबर सेट को देखेंगे। इसमें टोटल 80 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम पहले क्वेश्चन को आगाज करते हैं। आपका पहला ही क्वेश्चन जो है आपके डिस्प्ले पे है, सुखाड़ का कारण है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका है, सुखाड़ का कारण है जल का अभाव, मिट्टी की नमी का अभाव, मिट्टी का क्षय, मिट्टी की लवणता। मेरे प्यारे दोस्तों, जल सुखाड़ का कारण है। देखो सुखाड़ कब होता है? जल जब वर्षा कम होती है, और वर्षा जब कम हो गया तो सुखाड़ का कारण हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों देखो। सुखाड़ का कारण है जल का अभाव। जब जल की मात्रा कम हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे? सुखाड़ आ गया, है ना। तो सुखाड़ का कारण क्या है? जल का अभाव। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन, वॉकी टॉकी, दूरदर्शन, रेडियो। ध्यान दीजिए, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मेरे दोस्तों जो आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन आपका हो जाएगा सार्वजनिक टेलीफोन। सार्वजनिक टेलीफोन संचार का सबसे लोकप्रिय साधन आपका हो जाएगा सार्वजनिक टेलीफोन। बाढ़ का प्रमुख कारण है जल की अधिकता, नदी तल पर मालूओं के निक्षेपण, वर्षा की अधिकता, इनमें से सभी। ध्यान दीजिए, बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, नदी तल पर मालवों का निक्षेपण, वर्षा की अधिकता, इनमें से सभी। मेरे प्यारे दोस्तों बताइए, 3 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने है वो क्या कर रहा है कि बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो वर्षा की अधिकता। जब वर्षा अधिक होगा तब ना जल अधिक होगा। तो वर्षा की अधिकता, यदि ज्यादा मात्रा में होंगे तो बाढ़ आ सकते हैं कि नहीं। तो क्वेश्चन आपका है, बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? वर्षा की अधिकता। वर्षा की अधिकता। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर, है ना, चौकोर, आयतकार। तो भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की जो आकृति होती है वो किस प्रकार की होती है? भवन किस स्टाइल में बना, किसके आकार में, है ना। तो भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? जिस इलाके में ज्यादा भूकंप आते हैं उस इलाके में भवन जो होते हैं वो आयताकार होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? आयताकार होते हैं। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र। सभी राज्य में आपको लोहा उत्पन्न होता है, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये है कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य क्या होगा? तो आप ऑप्शन में जाइएगा कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज्यादा मात्रा में, है ना। कहते हैं भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? तो कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग सोशल साइंस के एपिसोड नंबर 8 देख रहे हैं, यानी सेट नंबर 8। आज हम लोग 8 नंबर सेट को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और याद भी कर रहे हैं। इसमें 80 ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट के स्टाइल में। तो क्वेश्चन नंबर 6, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लौह अयस्क। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है मेरे दोस्तों? तो चूना पत्थर। क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? 15, 16, 18, 20। आप लोग बताइएगा कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो 18। कितना हो जाएगा आपका आंसर? 18। क्या हो जाएगा आंसर? 18। ठीक है, चलिए आगे की क्वेश्चन को देखा जाएगा। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर, गोदावरी पर, दामोदर पर, सतलज पर। आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना जो है आपको किस नदी पर है? तो महानदी पर है। हीराकुंड परियोजना मेरे दोस्तों किस नदी पर है? तो महानदी पर।
अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राममोहन राय, सच्चिदानंद सिन्हा। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन? अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे मेरे दोस्तों? तो मोतीलाल घोष। कौन थे? मोतीलाल घोष थे। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? अंग्रेजी, हिंदी, बंगाला, मराठी। मराठा समाचार पत्र जो है किस भाषा से संबंधित, यानी कहता है यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है कि मराठा समाचार पत्र जो है वो किस भाषा में लिखा गया था, है ना? तो अंग्रेजी। मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? अंग्रेजी। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? अंग्रेजी। अभी हम सोचना कि मराठा है तो मराठी होना चाहिए, मराठा समाचार पत्र जो था वो अंग्रेजी भाषा से संबंधित था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग बताइए कि 10 क्वेश्चन में आप लोग अभी तक में कितना क्वेश्चन जानते थे? 10 क्वेश्चन में आप लोग कितने क्वेश्चन से परिचित थे? 10 क्वेश्चन आपके सामने अभी हमने डाले। इस 10 क्वेश्चन में आप लोग कितने क्वेश्चन को पहले से जानते थे? ठीक है, आप लोग ईमानदारी से बताइए कितने क्वेश्चन को आप लोग जानते थे। तो चलो फिर पुनः 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ? है ना, कहता है कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? 5वें, चौथे, पहले, 10वें। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? किस सिख गुरु का जन्म जो है पटना में हुआ था मेरे दोस्तों? तो हम लोग पढ़े थे 10वें सिख गुरु का, है ना? तो निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? 10वें। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? 1912 में, 1936 में, 1928 में, 1940 में। बिहार जो है बंगाल से कब पृथक हुआ? बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, है ना? तो बिहार जो है बंगाल से 1912 में अलग हुआ। कब हो गया? 1912 में। भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? डच, ब्रिटिश, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। ध्यान दो, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन? भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे मेरे दोस्तों? तो पुर्तगाली। कौन था? पुर्तगाली। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण जो है कब हुआ था? 1965 में, 1968 में, 1970 में, 1975 में। तो उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का जो एकीकरण हुआ था मेरे दोस्तों वह 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में। तो उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का जो एकीकरण हुआ था वह 1975 में हुआ था। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? गंगा, यमुना, रावी, सिंधु। कहते हैं कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया था? रावी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग किस एपिसोड को देख रहे हैं? एपिसोड नंबर 8, यानी सोशल साइंस का 8वां सेट आज हम लोग का चल रहा है, जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव को हम लोग देख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और सीख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा याद भी कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक में आप लोग 15 क्वेश्चन को देखे हैं। 16वां क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? नेताजी, मास्टर दा, सरदार, मुखिया। ध्यान दीजिए, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? इसका जो उपनाम क्या था, है ना? क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? मास्टर दा। मास्टर दा, है ना? मास्टर दा इसका नाम था। राष्ट्रीय जलमार्ग एक है, सदियों से धुबरी तक, इलाहाबाद से हल्दिया तक, कोल्लम से कोट्टापुरम तक, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 आपको बता रहे हैं, पूछ रहा है कहाँ तक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक है। इलाहाबाद से हल्दिया तक। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है आपको इलाहाबाद से कहाँ तक है मेरे दोस्तों? हल्दिया तक है। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, चितरंजन, लोकोमोटिव। कहता है निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है मेरे दोस्तों? निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है ना? तो चीनी उद्योग क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? चीनी उद्योग। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? चीनी उद्योग।
और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा है जो आपको एपिसोड 1, 2, 3, 4, 5 हर जगह मिला होगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन देखने को मिला होगा। कुछ ही क्वेश्चन ऐसा है, सम क्वेश्चन, थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नया क्वेश्चन देखने को मिला होगा। लेकिन ऐसा नहीं है तो नहीं है कि कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको हर जगह मिला होगा, हर एपिसोड में मिला होगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, बिहार में, असम में, गुजरात में। ध्यान दो, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कहते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है मेरे दोस्तों? तो गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है। चलिए क्वेश्चन को देखिएगा। कहते हैं कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? रियो डी जेनेरियो में, जोहान्सबर्ग में, न्यूयॉर्क में, टोक्यो में। ध्यान देना है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है आपको कहाँ आयोजित हुआ? तो रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। निम्न में से कौन खरीफ फसल है? गेहूं, चना, मटर, कपास। निम्न में से कौन खरीफ फसल है? 21 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है कि निम्न में से, यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिया गया है इसमें से खरीफ फसल कौन है मेरे दोस्तों? तो कपास को खरीफ फसल कहा जाता है ना। एक रबी होता है ना, एक रबी फसल, तो रबी में आपको गेहूं चला जाता है। तो यहाँ पर पूछा है खरीफ फसल कौन होगा? कपास। बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, दादा भाई नौरोजी, लाल बहादुर शास्त्री। तो बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? बांध को आधुनिक भारत का जो मंदिर है वो किसने कहा? तो पंडित नेहरू ने। किसने मेरे दोस्तों? पंडित नेहरू ने। किसने? पंडित नेहरू ने हमारे भारत के कहते हैं कि बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो पंडित नेहरू। मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? मरुस्थलीय मृदा जो है आपको कहाँ मिलती है? वह राजस्थान में मिलती है। कहाँ? राजस्थान में। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? उत्तर रेलवे, पूर्व रेलवे, मध्य रेलवे, उत्तर पूर्वी रेलवे। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? क्वेश्चन आपका ये था कि भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? उत्तर पूर्वी रेलवे। उत्तर पूर्वी रेलवे आपको सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र है। इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? कहते इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? मेजनी, गैरिबाल्दी, कॉन्टकावुर, इनमें से सभी। तो इटली के एकीकरण में, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? इटली के एकीकरण में, इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? मेजनी, गैरिबाल्दी, कॉन्टकावुर, ये सभी किया था। इनमें से सभी, इनमें से सभी, इनमें से सभी हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 26 बताना है कि भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? भारत में 1 रुपया का जो नोट होता है इसको कौन जारी करता है? भारत में 1 रुपये के नोट जो होते हैं उसको कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वित्त विभाग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है मेरे दोस्तों? वित्त विभाग। कौन करता है? वित्त विभाग। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? कृषि, खनन, पशुपालन, इनमें से सभी। ध्यान दो, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है प्राथमिक क्षेत्र में? कृषि, खनन, पशुपालन, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है मेरे दोस्तों? तो इनमें से सभी, यानी पशुपालन भी है, खनन भी है, कृषि भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? करेंसी नोट, बैंक ड्राफ्ट, सिक्के, इनमें से कोई नहीं। कहते हैं कि निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण? निम्न में से कौन साख मुद्रा के उदाहरण है? आपका क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? तो बैंक ड्राफ्ट। क्या हो जाएगा? बैंक ड्राफ्ट जो है आपको साख मुद्रा का उदाहरण है ना। देखिए बैंक जो है जिस कस्टमर पे भरोसा जताते हैं इन्हीं लोग को ये सब देते, तो साख का मतलब विश्वास होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आपको बैंक ड्राफ्ट हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1990 में, 92 में, 95 में, 96 में। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी मेरे दोस्तों? 1995 में। कब हुआ था? 1995 में
विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? चलिए एक क्वेश्चन और देखना है हमको। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। अब देखो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी 90 करोड़, 121 करोड़, 140 करोड़, 150 करोड़। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार जो पूछा गया है तो 121 करोड़ क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 121 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार। और अभी 2024 चल रहा है तो समझ सकते हो कितना होगा। तो अब मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग बताइए 30 क्वेश्चन में आप लोग कितने क्वेश्चन को पहले से जानते थे? 30 क्वेश्चन में आप लोग पहले से कितने क्वेश्चन को जानते पहचानते थे? समझ सकते हो, है ना। अभी आपके अकाउंट में कितने क्वेश्चन बचा हुआ है? अभी भी आपको 50 क्वेश्चन बचा हुआ है। अभी भी आपके अकाउंट में कितने क्वेश्चन है? 50 क्वेश्चन बचा हुआ है मेरे दोस्तों। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है ISI मार्क, हॉल मार्क, एग मार्क, बुल मार्क। ध्यान दीजिए। तो कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का आपको क्वेश्चन ये है कि कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह क्या होता है? एग मार्क का प्रयोग किया जाता है। कौन सा मार्क का? एग मार्क का। ठीक है, किसमें? कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह एग मार्क। कुछ क्वेश्चन को दिमाग से रखिएगा। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की स्थापना कब हुई थी? ध्यान दो, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1950 में, 1954 में, 1956 में, 1960 में। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। कब हुआ था मेरे दोस्तों? 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? सरकार, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, संविधान। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आपको पिछले एपिसोड में भी देखने को मिला होगा। तो लोकतंत्र का प्राण किसको कहा जाता है मेरे दोस्त? लोकतंत्र का जो प्राण है वह राजनीतिक दल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1925 में, 1964 में, 1984 में, 1999 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1925 में। कब हुआ था मेरे दोस्तों? 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। किसने कहा? लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। ध्यान दो, किसने कहा? लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। अरस्तु ने, अब्राहम लिंकन ने, रूसो ने, हीगल ने। मेरे प्यारे दोस्तों, किसने कहा था? अब्राहम लिंकन। ये एक ऐसा इकलौता क्वेश्चन है जो आपको लगभग सभी एपिसोड में पढ़ने को मिला होगा, देखने को मिला होगा, ये सभी एपिसोड में। भारत में कौन शासन प्रणाली है? अध्यक्षीय व्यवस्था, राजशाही व्यवस्था, तानाशाही व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था। ध्यान दो, भारत में कौन शासन प्रणाली है? 36 नंबर क्वेश्चन को देखोगे मेरे दोस्तों, भारत में क्या कहा गया क्वेश्चन कि भारत में कौन शासन प्रणाली है? तो संसदीय व्यवस्था। कौन सी शासन प्रणाली है? संसदीय व्यवस्था। कौन सी? संसदीय व्यवस्था प्रणाली आपको भारत में है। भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु है 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। भारत में वोट देने यानी वोट जिसको हम लोग बोलते हैं मत देने के अधिकार, तो भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु है कितना? 18 वर्ष। तो भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु है, वोट देने के लिए कितने यानी मत देने के लिए आप किसी को वोट दे सकते हो, इसके लिए न्यूनतम आयु कितना है? 18 वर्ष है। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है अफसरशाही, अशिक्षा, जातिवाद, इनमें से सभी। ध्यान देना, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है यानी सफल क्यों नहीं हो सकती, उसका चुनौती क्या है? अफसरशाही जी, अशिक्षा भी, जातिवाद, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी। देखो, जातिवाद पे रहोगे तो लोकतंत्र विकास नहीं करेगा, शिक्षित नहीं रहोगे लोकतंत्र विकास नहीं करेगा। अगर आप अफसरशाही करोगे, आप अपने पद को यदि पद के जैसे नहीं देखोगे, अफसरशाही, तानाशाही, राजतंत्र करोगे तो फिर लोकतंत्र नहीं होगा। लोकतंत्र में आपको क्या होना चाहिए?
शिक्षित होना चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है अफसरशाही, अशिक्षा, जातिवाद। क्वेश्चन और ऑप्शन के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 1975 में, 1980 में, 1985 में, 1990 में। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो हुई थी वो कितने ईस्वी में हुई थी? 1975 में, इंदिरा गांधी के समय में, 1975 ईस्वी में। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों के निर्माण कहाँ करना चाहिए? सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सागर तट के निकट, सागर तट से दूर, मैंग्रोव वन में, इनमें से कोई नहीं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस क्षेत्र में ज्यादा सुनामी आते हैं, जिस क्षेत्र में ज्यादा सुनामी आते हैं उस क्षेत्र में कैसे मकान होना चाहिए, है ना? कहाँ पर होना चाहिए? तो सागर तट से दूर, जहां पर यानी समुद्र में सुनामी आते हैं तो समुद्र से दूर मकान होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार सागर तट से दूर होना चाहिए। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है निजी लाभ, मूलतंत्र, सामाजिक कल्याण, साधनों का निजी स्वामित्व। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है सामाजिक कल्याण। समाजवादी, सही बात है, समाजवादी हो तो समाज का कल्याण होना चाहिए, है ना? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक कल्याण, सामाजिक कल्याण। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, समावेशी विकास, इनमें से कोई नहीं। कहते हैं कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो आर्थिक विकास। सबसे पहले तो आर्थिक विकास, जिस देश का आर्थिक विकास यदि ठीक ठाक है वो देश भी ठीक ठाक रहेगा। ठीक है, निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? चेक, बैंक ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड, करेंसी नोट। ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? कौन प्लास्टिक मुद्रा है मेरे दोस्तों? हम लोग पढ़े थे एटीएम, डेबिट कार्ड, ये सब क्या है? प्लास्टिक मुद्रा है। क्या है? प्लास्टिक मुद्रा है। तो यहाँ पर देखो ये डेबिट कार्ड हो जाएगा। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? कृषि क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है मेरे दोस्तों? तो सेवा क्षेत्र का, किसी का? सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो सेवा क्षेत्र को। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है सेवा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, इनमें से कोई। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन है छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, ध्यान दो। तो मेरे दोस्तों कृषि क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में। रूस की मुद्रा क्या है? दिनार, रियाल, रूबल, टका। अब देखो रूस की मुद्रा क्या है? 46 नंबर क्वेश्चन आपका ये कहता है कि रूस की मुद्रा क्या है? रूस की जो मुद्रा है वह क्या है? तो रूस की मुद्रा मेरे दोस्तों क्या है? रूबल। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है। साख का आधार क्या है? विश्वास, बचत, निवेश, उपभोग। साख का आधार क्या है? साख का जो आधार है वह क्या है मेरे दोस्तों? साख का मतलब होता है विश्वास। साख का आधार क्या है? विश्वास। साख का आधार आपका क्या हो जाएगा? विश्वास हो जाएगा। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? सेवा प्रदाता, उत्पादक, उपभोक्ता, दुकानदार। ध्यान दो, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? कौन खरीदता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? उपभोक्ता। जो उपयोग करेगा वही ना खरीदेगा मेरे दोस्त, तो उपयोग करने वाले को उपभोक्ता कहा जाता है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1933 में, 1947 में, 1950 में, 1953 में। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 में। कब किया गया?
1953 में। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 में। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? जल परिवहन, रेल परिवहन, हवाई परिवहन, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? विश्व का प्राचीनतम, सबसे पहले पहले के जमाने में जो परिवहन होते हैं वो किसके माध्यम से, है ना? तो जल परिवहन, जल के माध्यम से, नदी समुद्र के माध्यम से। तो विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? जल के परिवहन से। पहले एक देश से दूसरे देश जो लोग जाते थे तो नदी के माध्यम से, नौका से जाते थे। तो इसीलिए आपका क्वेश्चन का निर्माण हुआ है कि विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो जल परिवहन। और आप लोग बताइए कि अभी तक में आप लोग 50 क्वेश्चन को देखे हैं, तो अब 50 क्वेश्चन में अब आप लोग कितने क्वेश्चन को जानते थे? 50 क्वेश्चन में आप लोग कितने क्वेश्चन को मेरे दोस्तों जानते थे? आप ही लोग बताइए। आपके सामने में 80 क्वेश्चन में हमने 50 क्वेश्चन को कंप्लीट किया, आपके सामने में, आप भी देखे और हम भी देखे। तो आप लोग मेरे दोस्तों बताइए कि 50 क्वेश्चन में आप लोग कितने क्वेश्चन को जानते थे? अभी कितने क्वेश्चन बचा है आपको अकाउंट में? अब 30 क्वेश्चन बचा हुआ है, उस 30 क्वेश्चन को देखना है। अब मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? कर्नाटक में, गोवा में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? अब आपका क्वेश्चन जो है 51 नंबर क्वेश्चन आपका ये है कि मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? तो गोवा में। कहाँ है मेरे दोस्तों? गोवा में। कहाँ है? गोवा में। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, गुजरात। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कांडला, आपका क्वेश्चन 52 नंबर है यार, कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? क्षेत्र कहाँ है? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। एक्टिव रहो पहले से। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? भागलपुर में, मुंगेर में, जमुई में, औरंगाबाद में। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? आ गया आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 53 आपका ये कहता है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो भागलपुर में। कहाँ है मेरे दोस्तों? भागलपुर में है। और ये तमाम क्वेश्चन आपको एग्जाम में कभी न कभी पूछा गया है। जितने भी आप लोग एपिसोड देख रहे हैं, तमाम क्वेश्चन कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी वर्ष में पूछा गया है। जालवेरिन संबंधित था क्रांतिकारियों से, व्यापारियों से, विद्वानों से, पादरियों से। ध्यान देखिए, जालवेरिन संबंधित था। अब देखो मेरे दोस्तों, जालवेरिन जो था वह एक व्यापारियों के लिए, व्यापारियों से, है ना? जालवेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। जालवेरिन संबंधित था किससे? व्यापारियों से। तो जालवेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की, है ना? क्वेश्चन आपको वही है, उल्टा पुल्टा कर दिया है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन III, बिस्मार्क। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो मेरे दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किया था वह किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में, 1848 में, 1870 में, 1871 में। तो वियना सम्मेलन हुआ था। अब क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पर यह है कि वियना सम्मेलन हुआ था, यानी कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन कब हुआ था मेरे दोस्तों? 1815 में। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? एनक्रुमा, जनरल पिनोशे, नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन। तो जब दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला। कौन था? नेल्सन मंडेला था। ठीक है, चलो आगे वाले क्वेश्चन को देखना है। श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1947 में, 1948 में, 1949 में, 1950 में। तो श्रीलंका कब आजाद हुआ? आपका क्वेश्चन ये है कि श्रीलंका कब आजाद हुआ। श्रीलंका जो है आपको कब आजाद हुआ मेरे दोस्तों? श्रीलंका कब आजाद हुआ? तो श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ। श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1948 में। श्रीलंका 1948 में। भारत आजाद हुआ है 1947 में। और आपको क्या कहता है, बांग्लादेश आजाद हुआ है 1971 में। तो श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1948 में। श्रीलंका कब आजाद हुआ?
1948 में। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दलों में हुआ? राष्ट्रीय जनता दल में, बहुजन समाज पार्टी में, जनता दल यूनाइटेड में, भारतीय जनता पार्टी में। तो समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? अब आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि समता दल यानी समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? तो जनता दल यूनाइटेड। क्या हो जाएगा आपका आंसर? जनता दल यूनाइटेड। ठीक है। और ये सब क्वेश्चन आपको लगता हो कि नया है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको 80 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन का ही जरूरत है। ठीक है। देखो, निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? मकान कर, आयकर, जल कर, शौचालय कर। ध्यान दो, निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? आय का स्रोत नहीं है मेरे दोस्तों, तो आयकर। ध्यान दीजिए, निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? आयकर। ठीक है। तो आप लोग अभी तक में 60 क्वेश्चन देखे हैं। बताइए 60 क्वेश्चन में आप अभी तक कितने क्वेश्चन से परिचित? बताइए अभी भी आपके पास कितने क्वेश्चन बचा है? 20 क्वेश्चन अभी भी आपके पास बचा हुआ है। अब देखना है कि इस 20 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन और जानते हैं। निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्था कहते हैं? निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका का सभा है? ग्राम सभा, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? कहते हैं कि निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? 61 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ठीक से देखना। ठीक है। आपका क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो ग्राम सभा। क्या हो जाएगा? ग्राम सभा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ग्राम सभा हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन आपका ये है, ग्राम सभा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ध्यान दो, राज्यपाल की नियुक्ति, आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये आ गया कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल का जो नियुक्ति है वह कौन करता है मेरे दोस्तों? 62 नंबर का सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है मेरे दोस्तों? राष्ट्रपति करते हैं। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 40, 42 और 51। तो स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है मेरे दोस्तों? तो अनुच्छेद 40 में। किसमें? अनुच्छेद 40 में। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, दीवानी मामले में, फौजदारी मामले में, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। ग्राम कचहरी में जो है मुकदमे जो आपको है सुलझाए जाते हैं। ठीक ना। तो दीवानी मामले भी सुलझाए जाते हैं, फौजदारी मामले भी सुलझाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, दोनों। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक, इनमें से सभी। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? जीवों का शेष, जीवों का शेष। तो निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है मेरे दोस्तों? तो इनमें से सभी, इनमें से सभी है। ये जो है आपको कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, ये सब सभी क्या है? जीवाश्म ईंधन है। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है? कलकत्ता में, कैगा में, नरोड़ा में, तारापुर में। तो भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गिरी जो है वह कहाँ है मेरे दोस्त? भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है? तो कहाँ है? तारापुर में। कहाँ है मेरे दोस्तों? तारापुर में। कहाँ? तारापुर में। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में? हिमाचल हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में मेरे दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। तो मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जो है किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सीमेंट के लिए, उर्वरक उद्योग के लिए, लौह उद्योग के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए। तो सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सिंदरी जो है आपको किस उद्योग के लिए, एक जगह का नाम है, तो उर्वरक उद्योग के लिए। सिंदरी जो है आपको किस उद्योग के लिए? उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। और इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाए। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? चितरंजन लोकोमोटिव,
नागपुर रेलवे वर्कशॉप, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, अमृतसर रेलवे वर्कशॉप। तो एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है मेरे दोस्तों? जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हैदराबाद, बेंगलोर, पूना, अहमदाबाद। सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सिलिकॉन शहर किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आता है। तो सिलिकॉन शहर से प्रसिद्ध बेंगलोर है। क्या? बेंगलुरु बोलो चाहे बेंगलोर बोलो। तो सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों? बेंगलोर। मंदार पहाड़ी किस जिले में? या मंदार है ना, मंदार पहाड़ी किस जिले में? मुंगेर में, भागलपुर में, बांका में, बक्सर में। तो मंदार हिल या मंदार पहाड़ी किस जिले में अवस्थित है? मंदार झील बोलो चाहे मंदार पहाड़ी बोलो, किस जिले में है? बांका जिले में है। सासाराम नगर का विकास हुआ था प्राचीन युग में, मध्य युग में, आधुनिक युग में, इनमें से कोई नहीं। तो सासाराम नगर का विकास हुआ था। आपका क्वेश्चन ये है कि सासाराम नगर का विकास जो हुआ था वह कब हुआ था मेरे दोस्तों? तो मध्य युग में, 72 का भी मध्य युग में। सासाराम का विकास कब हुआ था मेरे दोस्तों? मध्य युग में हुआ था। कब? मध्य युग में। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? फ्रांस का, जर्मनी का, ब्रिटेन का, ऑस्ट्रेलिया का। तो रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था मेरे दोस्तों? रॉबर्ट ओवेन जो है आपको निवासी जो था वह ब्रिटेन का रहने वाला था। कहाँ का? ब्रिटेन का रहने वाला था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? मेजनी ने, लेनिन ने, बिस्मार्क ने, गैरीबाल्दी ने। अब आपका 74 नंबर क्वेश्चन कहता है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लीडरशिप किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व किया था वह व्यक्ति था लेनिन। कौन था? लेनिन। कंबोडिया की राजधानी है हनोई, नोकपेना, बैंकॉक, ओटावा। तो कंबोडिया की राजधानी है। 75 नंबर क्वेश्चन देखोगे, कंबोडिया का राजधानी कहाँ है? कंबोडिया का राजधानी कहाँ है? नोम पेना। नोम पेना, नोम है ना, नोम पेना। ये नाम क्या होगा? नोम पेना। तो कंबोडिया की राजधानी नोम पेना, ये जगह का नाम। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1857, रॉलेट एक्ट, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये है कि किस कानून के विरोध में, क्वेश्चन ये है कि किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था मेरे दोस्तों? तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ। किसके खिलाफ? रॉलेट एक्ट के खिलाफ 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला पार्क में एक आयोजन किया गया था, जिसमें ही न जनरल डायर ने निहत्थों पर वार किया था। तो रॉलेट एक्ट हो जाएगा। किन के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद। तो किन के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? किसके कहने पर गांधी जी हमारे बिहार पहुंचे थे? ठीक है, तो मेरे दोस्तों राजकुमार शुक्ल के कहने पर। किसके कहने पर? राजकुमार शुक्ल के कहने पर। राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी ने बिहार पधारे थे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली, अहमदाबाद, खेरा, चंपारण। अब क्वेश्चन देखो कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली। क्या हो जाएगा आपका? बारदोली, ऑप्शन नंबर ए। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने, हम्फ्री डेवी ने, जॉन के ने, टॉमस बेल ने। तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था मेरे दोस्तों? तो जॉन के। किसने? जॉन के। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? और इस एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन, इस एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन इस एपिसोड का। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? कलकत्ता में, दिल्ली में, बंबई में, पटना में। कहाँ होगा? कलकत्ता। क्या होगा मेरे दोस्तों? कलकत्ता होगा। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोग 80 क्वेश्चन को देखे। एपिसोड नंबर 8 है ना, हम लोग सोशल साइंस में 8 नंबर एपिसोड को देखें। अब आप ही लोग बताइए, इन 80 में आप लोग कितने क्वेश्चन को जानते थे? बताइए। 50 प्लस जानते होंगे। बहुत अच्छा।
50+ यदि आप जानते हैं तो बहुत बेटर होगा, बहुत सुंदर, क्योंकि जरूरत कितना है 40। डबल क्वेश्चन के अनुसार में यदि आप टॉप नहीं करते, अच्छे नंबर नहीं लाते, तो फिर आप पढ़े नहीं, आप टाइम पास किए। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्तों, पुनः हम मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग के बीच से हम विदा होना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।